और दोस्त लोग क्या हाल है? क्या यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सीटेट के सभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिए हो? अगर किसी ने सॉल्व किया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको फायदा रहा, क्या नुकसान रहा। जिसने 2-3 भी किए हैं वो भी बताएगा, है ना। तो क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, और आप लोग बताएं जिससे कि बाकी लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और इसी के साथ में बाकी जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है मैं वो सॉल्व कराता जा रहा हूँ। और आज नंबर है इसका सीटेट दिसंबर 2018 का पेपर 1 ईवीएस का, है ना। पर्यावरण अध्ययन का आज हम लोग सेक्शन करेंगे। आसान है, 1-2 क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें 2 चीज़ पता होनी चाहिए। पहले तो डायरेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और फिर थोड़ी सी जानकारी मुझे भारत के नक्शे के बारे में होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपलेस्ट भारत का मैप बना लेते हैं, है ना। इससे आसान क्या बनेगा यार। तो यहाँ पे हमारे बिहार कहीं पे है ना। थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर है, गोवा कहाँ पे? पश्चिमी घाट पे यहाँ पे है हमारा, है ना। ये हमारा हो गया गोवा। तो इसके साथ में क्या है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। पूरब पश्चिम उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे, ठीक है। तो जब बिहार के सापेक्ष की बात करें तो बिहार से इसकी डायरेक्शन, है ना, इसकी एंड इसकी क्या होगी। तो बिहार से हमको अगर जम्मू कश्मीर जाना हो तो कैसे करेंगे? तो हमको पश्चिम जाना पड़ेगा। भाई पश्चिम इधर है ना, देखो पश्चिम इधर है। और किधर जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, यानी उत्तर जाना पड़ेगा। तो उत्तर भी चले गए। तो इसका मतलब देखो उत्तर पश्चिम हो गया हमारा। उत्तर हम पहले लिखेंगे, पश्चिम बाद में लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तर और दक्षिण हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, इसलिए उत्तर पश्चिम में तो उत्तर पहले लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बिहार से उत्तर गए और पश्चिम गए, मिल गया हमको जम्मू कश्मीर, हो गया, ये चीज़ हो गई। फिर बात करते हैं गोवा की। तो गोवा जाने के लिए किधर जाएंगे? हमें पश्चिम जाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई। पश्चिम गए ना, फिर हमको नीचे भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। यहाँ गए और फिर नीचे आ गए, इस तरीके से भी कह सकते हो आप। गोवा मिल गया हमको। तो किस डायरेक्शन में गए? पश्चिम गए प्लस दक्षिण भी गए, यानी दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम, सिंपल। यार देखो अगर नहीं अभी भी समझ में नहीं आया तो ये टॉपिक जो मैंने ना अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत डिटेल में 1 घंटे की एक वीडियो है, उसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन भी कराए हैं, डिटेल में समझाया भी एक चीज़। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ऊपर कोई मैं आई बटन लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, है ना। सबसे तेज कब होती है? जब हमारा तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें धीमा चाहिए, तो इसका मतलब तापमान जहाँ पे कम होगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ऐसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। तो तापमान में तो वृद्धि हो ही रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। सतह क्षेत्र की बात करते हैं, क्या मतलब? अगर जो भी चीज़ है जिसका वाष्पीकरण करना है, अगर उसका सतह क्षेत्र ज़्यादा होगा, सतह क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो उसका वाष्पीकरण भी उतना ही ज़्यादा होगा। जिससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1 बाल्टी ये पानी ले जाएंगे अगर अपनी छत पे डाले धूप में, तो वो बहुत जल्दी वाष्पित हो जाएगा। इसके बजाय कि आप एक पूरी बाल्टी ही रख दें, है ना, बाल्टी को वाष्पित होने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर बाल्टी पानी को फैला देंगे तो उसका सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा और वो बहुत जल्दी वाष्पित हो जाएगी। हो सकता है 2 या 3 घंटे में ही हो जाए, ठीक। तो ये होता है सतह क्षेत्र का मतलब। तो सतह क्षेत्र भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सतह क्षेत्रफल बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है ना। एक चीज़ तो बढ़ गई है, यहाँ पे सतह क्षेत्र बढ़ा हुआ है लेकिन तापमान घट गया, चलिए फिर भी, लेकिन उतना हमारा बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा ना। अब बात करते हैं, सतह क्षेत्र घट जाता है, तापमान बढ़ जाता है। एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, सतह क्षेत्र घट गया है और तापमान भी घट गया। जब दोनों ही चीज़ें घट गई हैं तो हमारा वाष्पीकरण भी इसी कंडीशन में सबसे कम होगा, है ना। सबसे कम ही पूछा था, सबसे धीमा पूछा था, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो गया। धीमे में दोनों ही चीज़ें कम होनी चाहिए, ठीक है, हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 63 की बात करते हैं, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिशात्मक चित्रण स्थिति ग्राफिक। तो दिशात्मक कौशल यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्शन में केवल डायरेक्शन ही आती है ना। डायरेक्शन अगर कौशल स्किल की बात करें तो इसमें केवल और दिशाओं की बात है तो वहाँ पे दूरियां रह जाएगा, तो इस वजह से हम इसको कट कर सकते हैं। चित्रण कौशल की अगर बात करें, थोड़ा सा इंग्लिश अगर आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका मतलब है मैपिंग,
है ना। यहाँ तो मैंने जूम करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे साइड में कर दिया है। तो यहाँ पे इसका चित्रण कौशल का मतलब यहाँ पे मैपिंग है। तो मैपिंग में क्या होता है आप लोग को सबको पता है, हम स्थान शो करते हैं, दूरियां दिखाते हैं, वहां से एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए और कितना दूर है ना, स्केल से नाप के हमको पता चल जाए, तो ये चीज़ दूरी की बात हो जाती है। डायरेक्शन भी हम लोग को दिखानी पड़ती है ना, ऐसे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था पूर्व पश्चिम ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी मैपिंग से रिलेटेड, है ना। तो यही ऑप्शन हमारा होगा सही। तो पहला हमारा ये गलत है। दूसरा चित्रण कौशल यानी मैपिंग से संबंधित है, स्थान, दूरी, दिशा और उसकी सापेक्ष स्थिति समझने की जो क्षमता है वो क्या है, चित्रण कौशल या मैपिंग। स्थिति कौशल क्या है, पोजीशन की बात कर रहा है वहाँ पे, केवल पोजीशन, तो वो भी उतना खास नहीं हो जाएगा फिर हमें, क्योंकि हमारे लिए फिर वहाँ दूरी और मेनली दिशा की बात वहाँ पे खत्म हो जाती है। ग्राफिक कौशल जो हमारे होते हैं वो हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, जैसे कि आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स भी होते हैं या फिर कुछ भी डिज़ाइन करने की बात होती है ना। मैपिंग से संबंधित नहीं होता है वो चीज़, है ना। ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे आजकल। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन, है ना। चलो आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की, है ना। पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप से पढ़ाया जाए, इसकी सिफारिश किस NCF ने करी थी। ये चीज़ आप लोग इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में कई बार आई है। ये है हमारा NCF 1975। एकीकृत रूप से पढ़ाने का मतलब है कि पर्यावरण के साथ ही हमारा विज्ञान भी पढ़ाया जाए, SST भी पढ़ाई जाए और बाकी जो आसपास की चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें एकीकृत रूप में, है ना, सम्मिलित रूप से पढ़ाई जाए। क्योंकि भाई विज्ञान छोटा बच्चा है उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, अलग से SST नहीं पढ़ा सकते, तो क्या है पर्यावरण के साथ ही हमने डाल दिया, है ना। ये सबसे सभी सब्जेक्ट पर्यावरण में ही डाल दिए गए, फिर एक साथ पढ़ाया गया। तो इसी को एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र कहा गया। किसने किया था, 1975 में, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ये देखते हैं 65। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। स्थानांतरित खेती की बात करेंगे आप लोगों ने, झूम खेती, है ना। आज यहाँ पे कर रहे हैं, खेती अनुपजाऊ हो गई, दूसरे खेत पे चले गए, इसको छोड़ दिया भाई सही, जंगल काट पीट के बनाया जाता है, आप लोग को सबको डिटेल में पता होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूर्वोत्तर भारत, है ना। पूर्वोत्तर जो भारत है, मैंने क्या बताया था, इधर साइड में जो इधर से हमारा कौन कौन सा है, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जितने भी हैं ना, इधर एरिया में जो 7 हमारे, इसको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। जो 7 राज्य हैं हमारे, उसमें वो सिक्किम नहीं आता है, बाकी जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये झूम खेती वहीं पे होती है, स्थानांतरित खेती उत्तर पूर्वी क्षेत्र। आ गया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, जो हमें सही सत्य नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार समझो कि इसमें से 3 ऑप्शन तो सही होंगे ही ना, है ना। इस प्रकार से जब हम अब जो 3 सही हैं उनको निकाल दो, जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, उसी में टिक कर देना, ठीक। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते ही नहीं करते, आप लोग बताइए। देखिए क्या है कि यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं वगैरह यूज़ करी जाती हैं बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, तो हमारे लिए बेनिफिट होता है, लेकिन ये सतत विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। हम लोग को हमेशा डाउट रहता है कि यार जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना, बेनिफिशियल है, बट ये सतत विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं तीनों ऑप्शन। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। भाई सीधी सी बात है, जो बांध बनाए जाते हैं तो उनसे पानी को और हवा को कोई ऐसा प्रदूषण उसको नहीं होता है ना। तो ये चीज़ तो हमारी सही थी ऑप्शन में। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी चीज़ बिल्कुल सही, क्योंकि इतना लार्ज वाटर में जो है लार्ज स्टोर किया जाता है, इतना बड़े रिजर्वायर में पानी स्टोर किया जाता है, जिससे कि क्या होता है उसका भार बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं उससे डर रहता है, पर्यावरण को खतरा नहीं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि भूस्खलन हो जाए या फिर मिट्टी धंस जाए या फिर भूकंप भी आ सकता है इतना ज़्यादा वेट होने की वजह से, ठीक है। तो ऐसे कुछ पर्यावरणीय प्रभाव होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा चीज़ सही है। 4th ऑप्शन की बात करते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। होता क्या है कि जब हम बांध बनाते हैं तो वहाँ पर पानी स्टोर करते, पानी छोड़ने की समस्या आती है, तो बाकी लोगों से कहा जाता है कि आप लोग इस जगह से विस्थापित हो जाइए, दूसरी जगह रहने लगिए, क्योंकि बांध है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। पानी छोड़ने पर भी आप लोग को
प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी चीज़ें है ना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। तो क्या है कि बांध जो है हमारे टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोत्साहित करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 67 में। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझने लायक है। देखो यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल साफ साफ पता है। जलवाष्प के बारे में भी सबको पता है। बात आती है मीथेन की। अभी एक मैंने पिछला प्रैक्टिस सेट कराया था, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस मीथेन। इनको एक ऑप्शन में रख रखा था, दूसरे ऑप्शन में उन्होंने रख रखा था CFC। अब उन्होंने CFC में आंसर लगा दिया, बट इसमें नहीं लगाया, उसको कुछ बताया भी नहीं। इससे क्या लगेगा कि इंसान को तो ये लगेगा ना कि CH4 भी जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि CO2 है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये तीनों ही हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। ध्यान रखिएगा, तीनों ही है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सीटेट है कहीं कहीं पे गलती कर देता है, बाद में उसका कोई क्लियरिफिकेशन भी नहीं देता कि मैंने क्यों ऐसा किया। वहाँ पे क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मीथेन दोनों दिया था, बट इसको सही से नहीं माना उसने। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए थे उसके, क्वेश्चन ही गलत तुमसे पूछा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 में कह रहा है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। जो भारत के ठंडे मानसून है, ठंडे रेगिस्तान है, वो मानसून से क्यों प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहतर ठंडी सर्दियाँ होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हमेशा ही ठंडा रहता है, गर्म गर्मियाँ नहीं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ, नहीं, चीज़ गलत है, यहाँ पे दी हुई है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो अगर ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, ठंडे प्रदेश हमारे हैं कहाँ पे, ठंडी रेगिस्तान यहाँ पे कहीं भी नहीं है भारत में, केवल हमारे लेह और लद्दाख में है। यहाँ पे ठंडे इलाके हमारे पड़ जाते हैं। होता क्या, यहाँ से हमारा ऐसा हिमालय है, तो यहाँ से जो मानसून इधर उधर से जाता हमारा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे हिमालय पर्वत से टकरा जाते हैं और वो भारत के उत्तरी क्षेत्र में बारिश करते हैं। बट इसके जो वृष्टि छाया है ना, इसका जो बाहर का एरिया है, वहाँ पे हमारे बादल पहुँच ही नहीं पाते हैं, बारिश भी नहीं होती है। इसलिए ठंडा तो बहुत रहता है, लेकिन इसलिए बारिश नहीं होती वहाँ पे। तो यही रीज़न है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अगले भी कुछ ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये हमारे। थर्ड ऑप्शन क्या है, ठंडी रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है, कम होती है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, हवा चलती है अच्छी खासी है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पे हैं, ये चीज़ सही है, लेकिन ये रीज़न नहीं है। ठंडे रेगिस्तान वहाँ जो हमारे लेह लद्दाख है काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है, लेकिन उसका रीज़न ये थोड़ी नहीं है कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमारा रीज़न जो है ये है वृष्टि छाया में होना, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखने क्या कर रहा है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो काफ़ी लोग को इसका आंसर पता होगा, है ना। ये कौन सा है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। ना तो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ना क्लोरीन है। सल्फर की बात करते हैं, देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पे भी सल्फर है। तो एक चीज़ समझने वाली ये है कि हमारा जब SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड हमारी H2O से क्रिया करती है, तो हमारा क्या बनाती है, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो ताजमहल के पीले होने का एक रीज़न है। बट सल्फर हमारा जल से क्रिया ही नहीं करता है ना। सल्फर हमारा जल से क्रिया नहीं करता कि अगर आप सल्फर को पानी के ऊपर डाल देंगे वो तैरता रहेगा उसमें या गीला हो जाएगा, बट वो क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाले, ये साइंस में भी पूछ लेता है, क्या सल्फर हमारा जल से क्रिया करता है, वो नहीं करता है, ठीक है। अगर क्रिया करानी है तो उसको हमें पहले ऑक्सीजन से क्रिया करानी होगी, उसके बाद जो हमारा SO2 बन जाएगी, जो भी बनेगा वो चीज़ बात की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। काफ़ी लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए, पता है क्या। देखो इसका ऑप्शन है हमारा काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश ये हमारा जो तेलंगाना का क्षेत्र पड़ता है, तेलंगाना और थोड़ा सा अभी जो हमारा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पे ये काकतीय राजवंश स्टेबलाइज हुआ था करीब करीब 1100 साढ़े 1100 1200 ईसा में, ठीक है। उसके बाद वो जो हमारे दिल्ली सल्तनत के जो हमारे जो सुल्तान थे, उन लोगों ने इस पर आक्रमण करके इसको ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। करीब करीब 1500 में ये ख़त्म भी हो गई थी। जो हमारा कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा सबसे पहले इन्हीं लोगों के पास था, काकतीय राजवंश के लोगों के पास ही था, ठीक है। जो वहाँ की जो एक महारानी थी रुद्रमा देवी करके, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो काकतीय राजवंश की ही थी, ठीक है। काफ़ी जानकारी मिल गई होगी आप लोग को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। मतलब हमें घनत्व दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है और उसका द्रव्यमान पूछ रहा है। तो काफ़ी बच्चों को शायद इस किसी का पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि जो घनत्व होता है ना, घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है ना। घनत्व का मतलब सिंपल ये होता है कि वो चीज़ कितनी घनी है। जैसे कि मैं आपसे बताऊं, पानी वाटर हो गया हमारा, और मैं आयरन की बात करूं, लोहे की बात करूं, तो आप बता सकते हो कि इसमें कौन ज़्यादा घना है। भाई सीधी सी बात है, आयरन ज़्यादा घना है, इसलिए तो वो ठोस है ना। अणु जब जितने पास पास होंगे वो उतनी चीज़ उसकी ठोस होगी। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब बात करते हैं, हाँ इसको अब वैल्यू रख लेते हैं। घनत्व हमको पता है तो घनत्व की जगह पे हम 15 रख देते हैं, और द्रव्यमान हमारा पता ही करना हमको है तो द्रव्यमान यहीं पे रख दो, द्रव्यमान। और नीचे आयतन दिया हुआ है 3 ml। सब चीज़ें देखो ग्राम ml में दिया है, ये भी ml में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो द्रव्यमान 15 × 3 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या है, ये द्रव्यमान है। तो 15 30 45 है ना, 45। द्रव्यमान कितना हो गया, 45 ग्राम, क्योंकि सब चीज़ें ग्राम में दी हुई हैं। आ गया, सिंपल समझ में आ गया ना। घनत्व मतलब घना, कितना घना है। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश का मतलब है जिसमें दिशा ना हो। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान में कभी आप लोगों ने देखा कि हाँ कितना किलो है, कितना किलो ऊपर नीचे है, कितना किलो पूर्व पश्चिम है, ऐसा कुछ नापा क्या आप लोगों ने? नहीं, आपने कहा बस ये इतना केजी है या इतना ग्राम है या इतना मिलीग्राम है, बस, है ना। तो इसका मतलब है कि द्रव्यमान इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। द्रव्यमान हर जगह उतना ही है, कहीं भी ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं लगता इसमें ना। तो द्रव्यमान हमारा एक अदिश राशि है, ठीक है। तो पहले ही हमको आंसर मिल गया है, तो हमारा आंसर कौन सा है, अदिश राशि है द्रव्यमान। लेकिन हम जो 3 ऑप्शन है इनको भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है गुरुत्वाकर्षण? पृथ्वी जो है हर चीज़ को अपनी तरफ ही खींचती है। तो ये जो अपनी तरफ खींचना है, चाहे जहाँ भी रखो वो अपनी तरफ खींचेगी। तो ये जो अपनी तरफ खींचने की जो हमने ये निशान लगा रखे हैं, इसका मतलब है जो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, तो वो जो तरफ है वो हमारा एक डायरेक्शन ही तो है ना। कोई चीज़ ऊपर फेंको वो नीचे ही आती, तो नीचे आने का जो रीज़न है वो बल है, वो डायरेक्शन में लगता है, एक ही डायरेक्शन में लगता है, वो अंदर की तरफ, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण में क्या है, दिशा है, कहने का मतलब ये है ना, पृथ्वी की ओर। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, सदिश, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अभी होगा क्या काम आएगा। संवेग की बात करें तो P = mv होता है। तो मैंने बता दिया m मतलब द्रव्यमान है, तो इसमें कोई भी हमारा ये तो हमारी अदिश राशि हो गई। लेकिन जो वेग है हमारा, है ना, वेग एक हमारा सदिश राशि है। इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, चाल, है ना। वेग और चाल, लोगों को लगता है कि यार इतना वेग और इतना चाल बराबर है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि जो चाल होती है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 80 किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतनी ही तेज़, है ना। ट्रक चल रही है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, हो गया। जब हम बात करते हैं वेग की, ये होता है हमारा सदिश राशि, क्योंकि इसमें होती है दिशा। जब हम वेग की बात करें तो आप ये बोलेंगे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर जा रही है ना। सिंपल सी बात है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की जा रही है, पश्चिम की जा रही है, ऐसे बोलेंगे। तब जब हम डायरेक्शन की बात कर दें, है ना, स्पीड हो बट साथ में डायरेक्शन भी हो, तो वो वेग बन जाता है। लेकिन जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो केवल और केवल एक वो रहता है, एक मतलब ये कह सकते हैं कि संख्यात्मक ही होता है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें पूर्व पश्चिम कुछ भी नहीं होता है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता है, बट वेग में होता है। इसलिए संवेग भी हमारा एक क्या हो जाएगा, क्योंकि वेग भाई इसमें मल्टीप्लाई है, तो इसलिए से संवेग भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगी। थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं भार की। द्रव्यमान और भार दोनों चीज़ें दी हुई हैं। बहुत डीप में क्वेश्चन थोड़ा सा है ये, इसी समझ, जो साइंस के बच्चे उनको आराम से समझ में आ जाता है। होता क्या है कि जब हमारा भार होता है, भार एक बल होता है ना। भार एक प्रकार का बल हो जो होता है m × g, और g क्या है हमारा, गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन और आने वाला है, उसको मैं डिटेल में यहाँ पे समझाऊंगा। मास क्या है हमारा, अदिश राशि है, मास हमारा अदिश राशि है, पता चल गया। लेकिन द्रव्यमान मैंने अभी जो जी था, गुरुत्वाकर्षण क्या था मैंने बताया, सदिश राशि है। इसलिए हमारा जो भार है वो भी एक सदिश राशि हो जाएगा। आगे से में बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार, ये सभी हमारे सदिश राशि हैं, और द्रव्यमान जो हमारा एक अदिश राशि है।
जो मैंने कहा है उसको सुनिएगा, कान खोल के सुनेंगे तभी समझ में आएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वो कहलाती है। तो जिसमें से प्रकाश गुजर ही ना पाए तो वो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अपारदर्शी है। ठीक है ना। पारभासी का मतलब जिसमें शायद बहुत कम निकल पाता है, पारदर्शी मतलब पूरी तरह से निकल जाता है, जैसे कि हमारा कांच होता है ना। जो व्हाइट कलर का जी कांच होती है हमारी पारदर्शी होती है, जितना भी प्रकाश आता है आस पास रहता है। उत्तल का क्या करता है, वो तो उत्तल लेंस होता है, वो स्टोर कर देता है। जैसे प्रकाश आता है वो क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, है ना। उत्तल लेंस अलग बात हो गई। ठीक है, तो हमारा जो अपारदर्शी आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो है, 10 केजी है। यानी हमारा द्रव्यमान m दिया हुआ है 10 केजी, और कहाँ पे, चंद्रमा पे उसका द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा। भार की बात करें तो भार एक प्रकार का मैंने अभी बताया था बल होता है, ये m × g होता है ना। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो कितना हम यहाँ पे रख के देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे हम कितना लेते हैं, 9.8 लेते हैं। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान हर जगह, चाहे पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान आप लोगों ने एक बार नाप लिया है तो वो जिंदगी भर हमेशा पृथ्वी में हर जगह समान ही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m यहाँ पे 10 kg है, यहाँ पे पृथ्वी पे 9.8 kg 9.8 माना जाता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई करिए इसकी, तो ये 9.8 की 10 से मल्टीप्लाई तो 98 हो जाएगा, है ना। 98 न्यूटन, क्योंकि भार है, एक प्रकार का बल होता है, उसको हम न्यूटन में लिखते हैं। तो यहाँ पे 98 ढूंढिए, कहीं पे है क्या, नहीं है ना। 98 ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है ना। क्वेश्चन तो सही है बट यहाँ पे ऑप्शन ही उसने नहीं दिए, तो और सीटेट ने भी इस क्वेश्चन को गलत माना है और इसका 1 नंबर हर बच्चे को दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं द्रव्यमान और भार के बारे में। तो भार क्या है, भार में गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए हमारा भार भी बदलता रहता है। ध्यान रखिएगा, भार बदलता रहता है लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और भार हमारी क्या है, सदिश राशि है, मैंने अभी बताया था। और एक चीज बता देता हूँ, देखो जो द्रव्यमान होता है हमारा, तो हम जो तराजू होती है ऐसी वाली, है ना, जिसमें पलड़े दो पलड़े लगे होते हैं, तो उससे नापते हैं। और जो हमारा जो भार होता है वो हमारा किस नापते हैं, जो स्प्रिंग तुला होती है उससे नापते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है आराम से, मैंने बता दिया, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के सुना करिए तो आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, 75 की बात करते हैं। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर किसी ने ये चीज़ देखी होगी कि आसपास में जब पुराने टाइम पे, जब हम लोग बहुत छोटे थे, है ना, तो जो गांव के लोग रहने वाले उनको पता होगा कि जो नमक होता था वो ऐसे उसमें आता था, बड़े बड़े ढेले में करके, इतने बड़े बड़े आते थे ढेले, उस नमक को यूज़ किया जाता था पहले। लेकिन अभी क्या आता है, अभी हमारा बुरादे वाला आता है जो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होते हैं ऐसे करके, है ना। तो इनमें अंतर क्या हो जाता है कि अगर इस बड़े ढेले वाले को, नमक को अगर पानी में डालेंगे आप, तो वो क्या होगा, उसको गलने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको आप पानी में डालेंगे तो ये सेकंडों में गल जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब हम उसको पीस देते हैं, बुरादा बना देते हैं नमक का, तो वो उसका सतह क्षेत्र बढ़ जाता है ना भाई। जब इसके जब छोटे छोटे पार्टिकल करोगे तो उसका सतह क्षेत्र भी तो बढ़ जाएगा, तो इस वजह से ये जल्दी गल जाता है और ये देर में गलता है। ठीक है, और उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जल्दी गलने में। और क्योंकि भाई आप लोगों को देखा ना, या ये चीज़ तो आपने सबने देखी होगी, कुछ बच्चे जो बाहर रहते होंगे, लड़कों ने भी देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सतह क्षेत्र बढ़ने की वजह से ही होता है। विघटन दर है जो हमारी जो टाइमिंग है ना, तो वो किस पे, सतह क्षेत्र पे करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था यार, मैंने थोड़ा सा आसपास का जो है उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करी थी। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो पेड़ों के लिए संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाना है। अब देख लेते हैं, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहले, कक्षा में बहस आयोजित करना है, समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना।
तो देखिए यहाँ पे बहस करना भी थोड़ा बहुत भाई बच्चे जानकारी एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। समूह चर्चा में भी वही चीज़ होती है। पोस्टर के बारे में भी क्या होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमको क्या है, बेस्ट चूज करना है ना, जो सभी में बेस्ट हो। देखो फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, है ना। ये चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा वो चीज़ खुद कर रहा है और फिर उसमें पानी कब डालना है, कब ये सब चीज़ें करनी है, वो सिंपल सी चीज़ है ना। बच्चा खुद जब करेगा, है ना, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा वो चीज़ें, है ना। उसके लिए ज़्यादा संवेदनशील होगा कि भाई पेड़ सूखा तो नहीं जा रहा है, कब खाद की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें बच्चे अपने आप से क्या अवलोकन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे पेड़ों के लिए संवेदनशील भी हो जाएंगे संरक्षण के लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें भी सही है बट ये बेटर नहीं है उससे ज़्यादा। सबसे बेस्ट ये है ना। हमको क्या करना होता है, बेस्ट चूज करना होता है। 76 का फोर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है ना। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। समूह में गए थे बच्चे, पहली बात तो ये चीज़ समझने लायक है। पहले ही बात करते हैं, इसने समुदाय से के साथ बातचीत करने का अवसर दिया, अवसर प्रदान किया। बिल्कुल सही बात है ना। बच्चे भाई गए हैं तो अवसर तो मिल ही रहा है बातचीत करने का, उनसे समझने का। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये भी चीज़ बिल्कुल सही है। बच्चे गए हैं क्योंकि वो लोग सच में बीमार हुए थे, उनसे सच में उन्होंने जानकारी ली, समझने की कोशिश करी कि कैसे हुआ, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जानकारी उसमें सीखने में मदद मिली वहाँ पे। ठीक है, तो इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि होता क्या है कि जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो वहाँ पे बहुत सा डेटा होता है हर चीज़ के बारे में, हाँ नहीं में जवाब देते हैं लोग, बाकी चीज़ें भी हम लोग वहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो क्या डेटा हैंडलिंग समझ लेंगे और एक साथ काम करने के सक्षम बनाए, क्योंकि भाई बच्चे ग्रुप में गए थे तो ग्रुप में किस प्रकार से किस लोग को मैनेज करना है ना, 2-4 लोग कौन लोग क्या काम करेंगे, है ना। तो ये चीज़ भी समझने में हमको मदद मिली वहाँ पे। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद उनसे पूछने गए थे, बच्चे जानकारी लेने गए थे, ना कि उनको देने गए थे। ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग इसमें डाउट उसमें हो रहा था लोगों को कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो उनको समझने में उनको कोई हेल्प नहीं मिली, जबकि बच्चों को हेल्प मिली, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और गलत वाला ही हमसे पूछा गया है। कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा हमको टिक करना है, यही हमको टिक करना था। नहीं वाला ही हमसे पूछा ना, तो यही नहीं वाला है, फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा। ठीक आया समझ में? ओके, कितना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का प्रयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा करने के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? आया समझ में? क्या हुआ कि बच्चों को उसने आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए बुलाया, उसने बातचीत करी, अपने बच्चों ने अपने अनुभव बताए कि सर मुझे ये हो गया था, मुझे ये हुआ था, या मैंने ये चीज़ करते हुए देखी, ये चीज़ होते हुए देखी। फिर उनसे बचाव के लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिए, बिजली का बिल पढ़ने की कोशिश करी कि वहाँ पे जो हमारे निर्देश दिए होते हैं, और बिजली के झटके, आग से अब एलपीजी वगैरह ये सब चीज़ें उसने बच्चों ने करी। तो यहाँ पे क्या होगा? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण होगा, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण होगा, या अन्वेषण दृष्टिकोण होगा, या मानववादी दृष्टिकोण होगा? तो यहाँ पे मानववादी दृष्टिकोण का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पहले निकाल देते हैं। अब जो 3 बचते हैं ये बड़े ही कंफ्यूजन वाले हैं। तो देखिए, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण आप लोग को लग सकता है कि हाँ बच्चे के स्तर के अनुसार है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में एक बात कही गई है, जो संज्ञानात्मक विकास है जीन पियाजे का, उन्होंने यही तो बात कही है कि अन्वेषण की बात करी जाए। बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे कि वो टीचर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, टीचर ने केवल चर्चा के लिए बुलाया, सब चीज़ बच्चे ही कर रहे हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कहाँ से, देखो एलपीजी से यहाँ पे समझने की कोशिश की, इलेक्ट्रिक बिल समझने की कोशिश की, अपने अनुभव बताया उसने। तो ये एक तरीके से क्या है, वो ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं या अन्वेषण कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, अन्वेषण दृष्टिकोण यहाँ पे
ऑप्शन हमारा सही है। अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, यहाँ पे एक तो हम लोगों ने ऐसा कुछ बुक में भी नहीं पढ़ा है और इस प्रकार का कोई ज़्यादा चीज़ें सही नहीं। लेकिन देखिए हल्का हल्का तो ये तीनों ही चीज़ें हल्का सही लग रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है हमारी अन्वेषण करने की। बच्चे क्योंकि ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। 79 की बात करते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। नहीं यार, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं कि सस्ता सुलभ है हमारा शिक्षण जो हमारा समुदाय है आसपास का, ठीक है। तो ये मतलब भी नहीं है, सस्ता और सुलभ से हमारा कुछ खास मतलब नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। भाई ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बुद्धिमान ही हैं, काफ़ी लोग उसमें कम बुद्धिमान भी हो सकते हैं और सबके पास टाइम भी नहीं होता है। ये चीज़ तो आप ध्यान रखिए। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। देखो ये बेटर ऑप्शन लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है और बिल्कुल सही लग रहा है। ये क्या होता है, रियल लाइफ में जब हम समुदाय में जाते हैं तो हम असली ज़िंदगी को देख पाते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, सीखने के अवसर मिल ही जाते हैं कुछ ना कुछ। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऐसा भी नहीं है, समाज में बहुत प्रकार की बुराइयां हैं और बहुत से प्रकार की रूढ़िवादिता हैं जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन कौन सा है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे ऑप्शन सही होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब हमें अवसर मिलने लगे यानी बच्चा बहुत ज़्यादा सीख रहा है, ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ईवीएस में क्या होता है, हमेशा बात करते हैं बच्चे को बाहर ले जाओ विद्यालय के, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालयी दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो जब हम विद्यालय के बाहर जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम अपनी पाठ्यचर्या से बाहर निकल रहे हैं। हमारी पाठ्यचर्या वही है, बस हम एक्स्ट्रा ज्ञान लेने के, रियल लाइफ की चीज़ों से समझने के लिए हम बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाठ्यचर्या से ही बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल गलत है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, बाहर जाने का मतलब हमारा ये है कि हम विद्यालय से भी बाहर जा रहे हैं, हम विद्यालय के बाहर की चीज़ों को, रियल लाइफ की चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण नहीं है, है ना। जब बाहर की चीज़ों को समझने लगे तो पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण थोड़ा रह गया हमारा। और सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। तो ये भी चीज़ें, जब छोटा बच्चा है, इतने बड़े मुद्दों को हम चिंता कराते हैं, सही बात है, बच्चों को समझने की हेल्प करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम केवल लिंक कर रहे हैं ना। पाठ्य पुस्तकों से पर्यावरणीय मुद्दों को लिंक नहीं करते हैं, बच्चों को समझ में आना ज़रूरी है। देखो जो मेन चीज़ है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, है ना। पाठ्य पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते जब तक वो रियल लाइफ में असली चीज़ों को नहीं देखते हैं होते हुए, कि क्या सच में ऐसा है, क्या जानवर सच में ऐसे होते हैं, खाना पीना ऐसे ही खाया जाता है, सफाई और जो पर्यावरण हमारा ऐसा ही है। तो क्या है, वो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि असलियत में देख पाएँ, ठीक है। आ गया होगा समझ में यार, इतना डिटेल में कौन समझाएगा। 81 की बात करते हैं। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एक परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार एक साथ हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। परिवार की परिभाषा गलत है। तो क्या परिवार की भाषा गलत है? नहीं, परिवार की भाषा बिल्कुल ही सही है। तो ये ऑप्शन हमारा तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे गलत बोल दिया है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल सही दी हुई है, ठीक है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तो अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही यहाँ से है कि असंवेदनशील किस प्रकार से है, हाँ। तो इसको अभी गोला मार लेते हैं। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव हुआ कि ये नहीं है कि बच्चा इसको ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ की कहीं कोई बात नहीं हुई है, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे समावेशी है या नहीं है इसका कोई मतलब ही नहीं था, तो इसका मतलब भी समावेशी हो भी सकता है ना। तो ये चीज़ ऑप्शन में गलत हो जाएगा। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो दोनों ही हैं, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन बिल्कुल डाउटफुल हैं। सीटेट ने माना है सेकंड ऑप्शन को, और किस तरीके से माना है, क्या कौन उसमें पीछे उनका तर्क है पता नहीं। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि परिवार की अवधारणा, छोटे बच्चे हैं, परिवार की अवधारणा को आप डायरेक्टली ऐसे डिफिनेशन देके नहीं समझा सकते हैं। बच्चों को चाहिए कि उनसे बताएं कि बेटा आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। ऐसा करके जब पूछेंगे तो इस प्रकार से बाद में हम इस चीज़ को हम बोल सकते हैं। तो
मुझे तो ये लगता है, बट इसने रमा ने अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, इसका ऑप्शन को सही माना है। तो और मुझे कुछ डाउट ज़्यादा खास क्लियर नहीं हुआ है। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्यों सही है ये, है ना, अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा जरूर क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आया है। 82 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? ईवीएस की कक्षा में गतिविधि का क्या मतलब है? चित्र पढ़ना बिल्कुल एक गतिविधि है ना। फील्ड भ्रमण पर जाना, ये तो बहुत बढ़िया जो है गतिविधि है। श्यामपट्ट का उपयोग करना और बाकी उपयुक्त सभी। तो ये बताइए कि श्यामपट्ट का प्रयोग करना क्या एक गतिविधि है? बिल्कुल है ना। जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो इसका मतलब वो एक तरीके से गतिविधि हो रही है, बच्चों को बुला रहा है कि बेटा हाँ आइए क्लास में क्वेश्चन करिएगा आके सामने, या फिर कुछ भी बनाइए अपने मन से, जो भी आर्ट बनाइए, जो मन करे वो करिए, है ना। जब ऐसी चीज़ें शिक्षक बोलता है तो एक तरीके से श्यामपट्ट जो होता है हमेशा ऐसा नहीं है कि केवल कुछ गतिविधि के लिए, हमेशा ही एक गतिविधि रहा है। श्यामपट्ट का उपयोग एक गतिविधि रहा है, फील्ड भ्रमण भी एक गतिविधि है, चित्र पढ़ना भी एक गतिविधि ही है। इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 83 की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। तो ईवीएस का जो सिलेबस है, कैरिकुलम है, वो किस प्रकार से समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यदि यह है किस प्रकार का? एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है या उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो एकीकृत की बात करते हैं। मैंने अभी बताया था कि एसएसटी विज्ञान और हर चीज़ को एक साथ सम्मिलित करना बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक तरीके से ये चीज़ तो होती है। समावेशी की बात करें, नॉर्मल समावेशी का मतलब भी अगर करें, जो बच्चे होते हैं, हर टाइप के बच्चे को एक कक्षा में पढ़ाया जाएगा, तो उनका जो इन्वायरमेंट होगा, है ना, जो उनकी कक्षा होगी वो बिल्कुल रिच हो जाएगी, है ना। जो आसपास की जो चीज़ें हैं और पाठ्य पुस्तकें हर टाइप की, हर प्रकार के बच्चों के साथ रहना, खेलना कूदना, तो वो क्या है एक तरीके से समावेशी कक्षा हो सकती है। इसलिए हमारा पाठ्यक्रम भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ईवीएस के लिए। विषयगत की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा थीमेटिक, जो हमारी थीम होती है, जैसे कि खाना हम कैसे बनाते हैं, एक थीम है ना, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें क्या है, इसको हम जब सब्जेक्ट को थीम की तरह समझाते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, तो वो चीज़ हमारे ईवीएस के लिए बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें हमारी यूज़ भी करी जाती हैं, है ना। हमारा जो ईवीएस का सिलेबस है वो क्या है? थीमेटिक है, तो विषयगत है। तो ये चीज़ हमारी तीनों ही चीज़ें सही हैं, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। 84 की बात करते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। किस लिए संवेदनशील बनाने की आवश्यकता की बात हो रही है? कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के विकल्पों को प्रदान करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है कि पशुपालन आजीविका का अक्षय स्रोत है। ठीक है, ये भी चीज़ सही है, ये भी चीज़, हर चीज़ सही है, लेकिन जो संवेदनशील बनाने की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो सपेरे होते हैं वो सांपों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके दांत वगैरह तोड़ देते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमको संवेदनशील बनाने की आवश्यकता यहीं पे है, थर्ड ऑप्शन, कि सपेरे जो है सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। और भाई सपेरों की जो आजीविका है वो सांपों से ही चलती है, तो उनको इस चीज़ से विस्थापित करने के लिए अलग पहले से उनको आजीविका प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमें क्या है, उन्हें संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है। 85 की बात करते हैं। क्या कह रहा है 85 में? विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील जो हम लोग को कराते हैं उसके लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सब शिक्षण अधिगम का है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं, खाना पीना, ये सब चीज़ें भी हमारे जो मिड डे मील है एक एक्टिविटी ही है ना। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। मैंने यही चीज़ बताई ना, ईवीएस की कक्षा में क्या है, बच्चे खाना खाते हैं, पानी के बारे में देखते हैं, साफ सफाई के बारे में समझते हैं, है ना। तो ये ईवीएस की कक्षा ही है एक तरीके से, है ना। यह उन बच्चों के लिए है विद्यालय में खाली पेट आते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं बच्चे, उनके लिए अलग चीज़ है, लेकिन ये उसका उद्देश्य ऐसा नहीं है ना। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता। बहुत अच्छी चीज़ है मिड डे मील, है ना। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ना। कौन सा? ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 86 की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बतलाता है? बोझ के बिना सीखना, स्कूल बैग का कम वजन,
देखिए यहाँ पे एक चीज़ और थी, शिक्षा बिना बोझ के। उसका ये उद्देश्य था कि भाई जो बैग है उसका जो बुक्स हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को लदा दी जाती हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पे ऐसा उसका कुछ नहीं, बोझ के बिना सीखने की बात हो रही है ना, शिक्षा बिना बोझ की बात नहीं हो रही है। वो दोनों में डिफरेंस है। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमको कुछ आधा नहीं करना है, जो इसका सही चीज़ है। इसका सही मतलब यह है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अबोध कोई बालक नहीं है, हम ये भी समझ सकते हैं ना, यहाँ पे काफ़ी लोग समझ रहे होंगे अबोध बालक का भार करने की ज़रूरत है। नहीं, अबोध का मतलब है जो हमें जो कॉम्प्रिहेंशन होती है ना, जो हमारे माइंड में चीज़ें जो घुसती हैं, है ना, वो लोड इतना ज़्यादा हो जाता है, बोझ हमारे दिमाग में जो समझने वाली चीज़ें हैं उसका बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, हम सीख नहीं पाते हैं, बच्चे सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उस अबोध को हो ना, अनकॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अनकॉम्प्रिहेंशन नीड को कम करने की ज़रूरत है। यानी उतनी चीज़ें दी जाएं जितना वो बच्चे कॉम्प्रिहेंड कर पाए, जितना बच्चा बोध कर पाए, समझ पाए, है ना, केवल उतनी ही चीज़ें दी जाएं, है ना। तो यानी अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए 87 की बात करते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, तो देख लेते हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है भाई, साथ में सीखना होता है। फिर वो चीज़ कहाँ हो जाएगी ना, समूह में सीखने की बात ही नहीं जाएगी यहाँ पे, अगर अलग अलग कर देगा तो। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, फिर वही बात है, अलग करने की बात करती है। कम और उच्च प्रदर्शन वाले बच्चों को अलग नहीं, साथ में रखना होता है ना, क्योंकि बच्चे फिर अपना ज्ञान का स्थानांतरण करते रहते हैं, एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनसे भी कुछ बहुत सी चीज़ें छोटे बच्चों को मिल जाएंगी, जो कम क्षमता वाले हैं या कम प्रदर्शन वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो साथ में पढ़ाने की ज़रूरत है। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। भाई बिल्कुल सही बात है, क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा और सीखने में सक्षम बनेगा साथ ही में। और जो सहयोग के मूल्य हैं उनको लागू करना, कि सहयोग हमको किस प्रकार से सहयोग करना है, कैसे हेल्प करनी चाहिए, ये सब चीज़ें समझाने की बात हो रही है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना, वर्कलोड कम करना। फिर प्रतिबंधित करने की बात आ गई तो समूह की बात नहीं रह जाएगी। फिर 88 की बात करते हैं। बाला का पूरा रूप क्या है? बाला मतलब गाने वाला बाला नहीं, है ना, ये नहीं बाला बाला करने लगे। बाला का पूरा रूप मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड। लर्निंग एड आप लोग को पता है कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है उसकी बात कर रहा है, और बिल्डिंग हमारी जो हमारा भवन है उसकी बात हो रही, न कि ये वाला कि हम किसी चीज़ को बनाने हैं, बनाने वाले बिल्डिंग नहीं है, जो हमारी बिल्डिंग होती है, ये भवन हमारा विद्यालय, इसकी बात कर रहा है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा बिल्डिंग है, जो भवन है हमारा, एक अधिगम सामग्री के रूप में या अधिगम सहायक के रूप में जब हम इसको यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि विंडो है, दीवार है, फर्श है, कुछ भी लिखो वहाँ पे। फर्श में भी आप लोगों ने देखा होगा उसकी फर्श जो बनी होती है उसमें कुछ ना कुछ खाने बने होते हैं बच्चों के खेलने के लिए। और दूसरी चीज़ देखोगे विंडो वगैरह पे जो बाहर एक पट्टी बनी होती है, विद्यालय की जो दीवारें होती हैं, ग्रीन कलर की एक पट्टी बनी होती है, वो क्या होती है, वो लिखने के लिए बनाई जाती है कि बच्चे दीवार पे भी कुछ जो मन में आए वो लिखें, बनाएं, है ना। तो वो एक तरीके से पूरे और पूरे विद्यालय को एक लर्निंग एड की तरह यूज़ किया जाता है। आ गया समझ में बाला का पूरा रूप, है ना। 89 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का अर्थ, ठीक है, वैकल्पिक ढांचा की एक मतलब एक अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक की स्पष्टीकरण। तो क्या यहाँ पे कोई वैकल्पिक ढांचे की इसी समझ में आ रही है, कोई बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है ना। तो वैकल्पिक का मतलब क्या है यार? वैकल्पिक मतलब जो एक मेन चीज़ है, एक स्ट्रक्चर है, उससे हटके थोड़ा सा अलग, है ना भाई। विकल्प में जो हम वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं, क्या चारों में से कोई भी सही हो सकता है, तो एक विकल्प ही है, हमारे पास 4 विकल्प हैं। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ वैकल्पिक होना, तो वही ऑप्शन सही होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ नहीं, वैकल्पों की बात नहीं हो रही है ना। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी कोई विकल्प की जैसी बात नहीं हो रही है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी, उसके बाद इसका आंसर समझ में आया था। यहाँ पे जो बात हो रही है सेकेंड ऑप्शन में, आप देखने की कोशिश करेंगे, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं।
यही चीज़ तो मैं तब से कह रहा था कि जो एक मेन स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया हो उससे अलग, है ना, एक विकल्प की तरह जो विचार यूज किए जा रहे हैं वही वैकल्पिक ढांचा है। आया समझ में? थोड़ा सा तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी समझ में नहीं आए तो जो क्वेश्चन में जो नई चीज़ आ जाए, जैसे वैकल्पिक ढांचे की बात हो गई, तो इसको वर्ड से समझिए, है ना। इस वर्ड का मीनिंग चारों ऑप्शन में से जहाँ मिल जाए वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 90 की। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हों, यह एक डैश है, क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा ही कन्फ्यूजन वाला था, अभी तक इसका क्लियर आंसर नहीं मिल पाया। ये क्वेश्चन पेपर इसीलिए थोड़ा सा उलझाऊ है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ऐसे दिए गए थे। एक इन्होंने जो माना है मिथक है। मिथक मतलब एक तरीके से बात करें मिथ जो होता है, मिथ की बात करें तो एक जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं जो सही भी हो भी सकती हैं, नहीं भी सकती, मोस्टली कहते हैं कि सही से नहीं, जैसे देवी देवताओं की कहानियाँ, है ना, ऐसी चीज़ें वो मिथक होती हैं। या मिथ्या मतलब मिथ्या एक झूठ हो सकता है ना, या कल्पना हो सकती है, इसको कहते हैं। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, ये क्या है? अगर बाकी अब जगह पे हम लोगों ने देखा कि जब इसी चीज़ को बोला जाता है तो जेंडर पक्षपात बोल देते हैं या जेंडर रूढ़िवादिता, ऐसी बातें करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर ये दिया था, रूढ़िबद्ध धारणा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है एक तरीके से भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे रूढ़िवादिता तो हो ही रही है ना भाई, महिलाओं को हम कमज़ोर बता रहे हैं तो एक रूढ़िबद्ध धारणा है। लेकिन सीटेट ने इसको मिथक मान के रखा है। किस हिसाब से माना है, क्या माना है, नहीं पता। अभी यहाँ पे लैंगिक रूढ़िबद्धता बोलता तो यही ऑप्शन लोग सही मान लेते, और कई क्वेश्चन में सीटेट ने माना भी है रूढ़िबद्ध धारणा को, लेकिन वहाँ पे इसने मिथक माना है। इसलिए आप लोग बताइए कि कैसे मिथक का अगर किसी को मीनिंग समझ में आ रहा है इस उत्तर के, ये जो सेंटेंस लिखा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ज़रूर बताइएगा। तो अब ये यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब, ठीक है। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, तो अब मैं सुपर टेट कैसे पढ़ाऊँ आप ये बताओ। मैं सोच रहा था कि कम से कम 250 बच्चे हो जाए तो मैं सुपर टेट पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। जब नहीं करोगे तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना। तो अब तैयारी करनी है आप लोग को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाना पड़ेगा, ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो नीचे लिंक मैंने दिया रखा है वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइए, फिर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, है ना। फिर एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हम सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसको करना है तो वो लोग यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे करनी है, तो मैं स्टार्ट करूँगा एक सब्जेक्ट लेके, ठीक है। ऐसे मैं प्रैक्टिस सेट कितने दिन तक कराऊंगा, मैं कैसे काम चलेगा। तो चलिए सब्सक्राइब करिए और बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए नहीं किए, वो भी इस चीज़ का आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू यार, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।